वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 11 अगस्त 2020 और 11 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है डी, 101 रक्षा उपकरणों पर। तो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घरेलू रक्षा वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 तरह के रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया है और इसे पूरी तरह से दिसंबर 2020 तक लागू किया जाएगा। और इससे केंद्र सरकार के इस फैसले से जो भी इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं, चाहे वे सरकारी हो या प्राइवेट, उन्हें आने वाले समय में 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस मिलेगा और इससे भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। 101 डिफेंस इक्विपमेंट जिनके आयात पर बैन लगाया गया है उनमें कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट भी हैं, जैसे आर्टिलरी गन, कन्वेंशनल सबमरीन मिसाइल डिस्ट्रॉयर, क्रूज मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और बहुत सा तरह के रॉकेट भी शामिल, रडार भी शामिल हैं। और भारत के रक्षा क्षेत्र में एक तरह के स्वदेशी क्रांति से न केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बल्कि हम बहुत सारा फॉरेन रिजर्व को भी बचा पाएंगे। भारत ने 2015 से 2019 के बीच हथियार आयात करने के मामले में सऊदी अरब के बाद दूसरा स्थान भारत का ही है और अगले 5 सालों में भारत अपने रक्षा क्षेत्र में लगभग 130 बिलियन डॉलर खर्च करने का अनुमान लगा रहा है और भारत के इस बैन से इस रकम का कुछ हिस्सा भारत में ही खर्च किया जाएगा और इसके लिए भारत अपनी सरकारी एवं प्राइवेट कंपनीज को ही चुनेगा। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, बांग्लादेश ने। तो अभी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था उसमें जितने भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान में बांग्लादेश अपनी मुक्ति के 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। अब क्वेश्चन में बात बांग्लादेश की हुई है तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और अभी बांग्लादेश में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आस में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है बी, फ्लिपकार्ट के साथ। तो अभी उत्तर प्रदेश ने अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है और ये समझौता फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के तहत किया गया है और इस साझेदारी के तहत फ्लिपकार्ट अपने प्रमोशन प्लेटफॉर्म के तहत उत्तर प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों को एक साथ लाएगा और उन्हें उनके व्यवसाय को ऑनलाइन विस्तार करने में मदद करेगा और इससे कोविड-19 महामारी की स्थिति में कारीगरों को काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद भी है और इसमें फ्लिपकार्ट उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रदान करेगा जिससे कि वे निरंतर इससे जुड़े रहें। अब क्वेश्चन में बात
उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और अभी इनको ही मध्य प्रदेश का गवर्नर भी बनाया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भारत का पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। और कोविड-19 के लिए पुल टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और जियोटैग किचन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी गूगल के साथ मिलकर। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश में ही अनुसूचित जातियों के संपूर्ण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना को भी शुरू किया गया है। और अभी मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बन गया है। और अभी उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। और कुशीनगर में ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बनाया जाएगा। और नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रेनबो मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किया है? तो इनका नाम है सी नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, इनको जोड़ने वाली लगभग 2300 किलोमीटर लंबी जो इनको जोड़ने वाली 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। इससे भारत के दूसरे मेट्रो सिटीज़ के तहत अंडमान निकोबार में भी हाई स्पीड टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सुविधा मिलेगी, जिससे ई एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ेगी, जो आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देगी। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तो अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कोविड-19 महामारी के बीच इनबाउंड यात्रियों के लिए एक परेशानी मुक्त अनुभव बनाती है। इससे संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों में भारत की यात्रा करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 8 अगस्त से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें बिना संपर्क के यात्री को भारत में आने के लिए ऑनलाइन ही सेल्फ डिक्लेरेशन और क्वारंटीन एग्जेम्पशन फॉर्म्स को भरना होगा। और इसे 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से यात्रियों को 5 श्रेणियों में छूट दी जाएगी, जैसे कि गर्भवती महिला जिनके परिवार में शोक है, गंभीर बीमार से पीड़ित लोग, 10 से कम उम्र के बच्चे के साथ माता पिता, और जिनके पास 96 घंटे पहले किए गए परीक्षण में कोविड-19 नेगेटिव पाया गया हो, उन्हें इसकी छूट दी जाएगी। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है ए योगेंद्र यादव। तो अभी आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव जी की पुस्तक को रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इनकी ये पुस्तक
भारत के पहले गणराज्य 1950 से 2019 को एक नए सिरे से दिखाती है और इसका पहला खंड एक ऐतिहासिक अवलोकन है, दूसरा एक तुलनात्मक अवलोकन है और तीसरा सिद्धांत और भारतीय राज्य की विशिष्ट प्रकृति को देखने के लिए विधि को केंद्रित है और अंतिम खंड में चुनावी और लोकतांत्रिक सुविधाओं का प्रस्ताव देता है। अब ये किताबों का क्वेश्चन है तो हम दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि बी विजय कुमार चौधरी। ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। सी निरुपमा यादव, ये स्पोर्ट्स महिला लेखक हैं और अभी इन्होंने विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक को लिखा है। डी यतीश यादव, इन्होंने अभी रॉ अ हिस्ट्री ऑफ कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक को लिखा है। तो आप इन सब के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए हर्ष कुमार बनवाल को। तो अभी कैपिटल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में हर्ष कुमार बनवाल को नियुक्त किया है और इससे पहले ये नाबार्ड के अध्यक्ष भी थे। अब दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी हरदयाल प्रसाद, ये हमने कल ही पढ़ा था, इनको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। सी मनोज सिन्हा, इनको अभी जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। डी प्रदीप कुमार जोशी, इनको अभी यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप इनके नामों को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में खाद्य और ग्रामोद्योग अपने रेशम का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी खादी और ग्राम उद्योग ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम के अपने पहले प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र को खोलने जा रहा है। इस केंद्र को राज्य के चिल्लू गांव में खोला जाएगा, जो सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। इस केंद्र में चरखा, रेशम की रीलिंग मशीनें और युद्धक ड्रम जैसी मशीनें भी होंगी और इसके प्रारंभिक चरण में प्रशिक्षण के लिए 25 कारीगरों को पहले बैच में रखा जाएगा और इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उत्पादित रेशम को बाहर में भी बेचा जाएगा। अब क्वेश्चन में बात खादी और ग्राम उद्योग आयोग की हो रही है, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये किसके लिए बनाया गया है? तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बनाया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाया गया है डी 10 अगस्त को। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया और इसके साथ ही एक वेबिनार को भी शुरू किया गया जिसकी थीम थी बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इस दिन को हर साल नॉन फॉसल फ्यूल्स की महत्वता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और 10 अगस्त को ही हम वर्ल्ड लायन डे भी मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय महासागर में फंसे एक जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए मॉरिशस ने। तो अभी मॉरिशस ने भारतीय महासागर में फंसे एक जापानी जहाज से तेल के रिसाव के कारण इन्वायरमेंटल इमरजेंसी को घोषित कर दिया है
और इस जापानी जहाज़ का नाम था MK वक्साओ। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ें। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।